Good evening, students. Am I audible? Good evening, Soham. Can you hear me, children? Yes, clear? Okay, good evening. All right, coming back to your carbon. Last time हमने कार्बन ओके ओके लास्ट टाइम हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा था. कोई बता सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? एनीबडी? आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना नहीं है, तो आप कीवर्ड यूज करके टाइप कर सकते हैं. व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? Okay, I can see few new students have joined, Neha and uh, one more student was there, Saili, I guess, है ना? हाँ. Okay, okay. Homologous series is a sequence of compounds. Uh-huh. All right, sequence of compounds, but what? धीरज, आप राइट हो, लेकिन क्या? सेम फंक्शन एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट? यू आर मैत्रेय, बट व्हाट? किसका सेम फंक्शन, किसके सिमिलर प्रॉपर्टीज? यस, होमोलोगस सीरीज में किसका सेम फंक्शन और किसके सेम प्रॉपर्टीज? हम्म. Same function, similar properties. You may use chat box to type because we are not allowed to. You are not allowed to speak. इसके लिए. Homologous series is a sequence of compounds with same functional group and similar chemical properties in which member of series can be branched or unbranched or differ by CH2. Not only CH2, कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन के एटम्स के साथ वो ब्रांच या फिर अनब्रांच होते हैं, लेकिन उसका लास्ट का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है. ठीक है, उसमें कितने भी और चेन्स ज्वाइन होने दो, तो आपके होमोलोगस सीरीज में जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप देखा था हमने जो टेबल में, वो सेम रहेगा. ठीक है, करेक्ट, राइट धीरज. सो हम फंक्शनल सीरीज का सेम फंक्शन एब्सोल्युटली एल्केन्स जैसे कि. वेरी गुड चिल्ड्रन. एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एग्जैक्टली करेक्ट. तो ये होती है हमारी होमोलोगस सीरीज. जिन्होंने कल का सेशन, लास्ट टाइम का सेशन मिस किया है, आप यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, जो नए ज्वाइन किए हैं. ठीक है, तो इन होमोलोगस सीरीज में आपके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से एल्केन्स बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं और एल्कीन्स बनते हैं. ठीक है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल में OH बॉन्ड ज्वाइन होता है लास्ट में. ठीक है, आपके होमोलोगस सीरीज के एल्केन्स में, ANES में CH3 के बॉन्ड ज्वाइन होते हैं. ओके, लास्ट में. और आपके यहाँ पे एल कीन्स में, KENES कीन्स में CH2 के बॉन्ड ज्वाइन होते हैं. ठीक है, आपके यहाँ पे नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स हर जगह पे बढ़ेंगे, बट आपका फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में अटैच होके उसकी आइडेंटिटी तैयार करता है, यस, वो सेम रहेगा. ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इज माई टेक्स्ट बुक विजिबल ऑन योर एंड चिल्ड्रन? विजिबल एवरीबडी? यस, ठीक है. यहाँ पे होमोलोगस सीरीज का क्या है, जो मैं फंक्शनल ग्रुप बोल रही थी, वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एंड में अटैच्ड है. जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था CH3, तो ये बनते हैं सारे के सारे एल्केन्स वाले फंक्शनल ग्रुप, ANES वाले. ठीक है, एल्कोहल्स में लास्ट में OH हर जगह पे ज्वाइन रहेगा, और जितने भी एडिशनल कार्बन या हाइड्रोकार्बन एटम्स है वो बीच में ब्रांच चेन या स्ट्रेट चेन बनाएंगे, लेकिन लास्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे CH2, जो कि आपके एल्कीन्स बनाता है, ENES. ओके, तो बीच में कुछ भी जुड़ जाए, लेकिन आपका लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी या उसका सरनेम, ओके, लास्ट नेम जो हम बोलते हैं वो सेम रहेगा.
ठीक है, यहाँ पे उसका नेम, मिडिल नेम चेंज होगा लेकिन उसका लास्ट नेम सेम रहेगा। अभी याद रहेगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर दो उसको। आगे बढ़ते हैं हम। हमने लास्ट टाइम देखा था मिथिलीन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज का हमने टेबल कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, जो बढ़ते बढ़ते जाते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है ये वाला, दैट इज CnH2n। अगर आपकी कार्बन एटम n नंबर से बढ़े तो आपके हाइड्रोजन एटम ट्वाइस द नंबर ऑफ n बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर n आपका 2 है तो कार्बन का n मतलब 2 कार्बन एटम रहेंगे तो हाइड्रोजन विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। तो हाइड्रोजन एटम आपके 4 बनेंगे, ठीक है। ये था हमारा जनरल फॉर्मूलाज फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ओके, ये एल्कीन्स का था। जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज फॉर एल्काइंस के लिए माइनस होगा, 2n-2 होगा। एल्कीन्स में दो ऐड होते जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, और आपके एल्काइंस में दो माइनस होते जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। इसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा डिस्कशन किया था, जिन्होंने मिस किया है आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ कंपाउंड स्टार्ट किया था लास्ट टाइम? यस, क्या हमने लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था? नो, ओके, 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Okay, I'm sorry for that small interruption. I've just gone to check my connectivity. ठीक है, all right. Am I clearly audible? Now better? हाँ, अब डिस्कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। I can see few chat here. Soham is asking, ma'am, who discovered general molecular formula? Actually, a general molecular formula, what I have read so far was discovered by different physicists. अलग अलग फिजिक्स के इसमें इन लोगों ने डिस्कवर किया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने। ओके, तो अगर एल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे, एल्काइंस का बोलोगे, या हर एक इसका, हर एक अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अगर हम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो ये रेशियो और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ योर केमिकल फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें इट वाज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी। ओके, इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आई थिंक 19th सेंचुरी में स्वीडिश केमिस्ट स्वीडिश केमिस्ट एक थे जिनका नाम था जेकब जॉन जॉन जेकब, सुना रहेगा आप लोगों ने, जॉन जेकब बर्जेलियस करके था। आई एम सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन। ऐसे स्वीडिश केमिस्ट थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री के लिए डिस्कवर किया था। ओके, और कोई फिजिक्स के पेरिन करके थे, उन्होंने पेरिन के लिए डिस्कवर किया था, ठीक है। तो एवरी फील्ड में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने डिस्कवरीज दिए हैं, ठीक है। यू आर आस्किंग अबाउट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हमने ऊपर एक साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन किया था, राइट? अगर आपको याद है लास्ट सेशन में,
ऊपर एक साइंटिस्ट है, नो योर साइंटिस्ट करके, है ना? कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है। आई होप सोहम आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जो ऊपर नो योर साइंटिस्ट वाला हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम, किया था कि नहीं किया था? उन्होंने अपना एल्कीन्स एल्काइंस इनका सबका ये किया था। Coming back to nomenclature system of carbon compounds. A system, I'm sorry, I did not share my screen. Is my screen visible? ठीक है। System of common names. Nomenclature system of carbon compounds. इसमें नामकरण कैसे होता है कार्बन कंपाउंड्स का? ठीक है। कॉमन नेम्स कैसे, मतलब क्या होते हैं कॉमन नेम्स, और उनके फॉर्मूलाज के हिसाब से उनका उनको नेम कैसे दिए जाते हैं, राइट? तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। ऑलराइट, सो इसके पहले इस पर आने से पहले एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, ठीक है, उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो नोमेनक्लेचर सिस्टम में काउंट होता है। ठीक है। और फिर उसके बेस पे जनरल फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है। जनरल फॉर्मूला हमें बताता है, आई थिंक ये होमवर्क आप लोगों ने किया लास्ट टाइम, 8 और 12 मेंबर को यूज करके क्या जनरल फॉर्मूला बनता है। यस, गुड। तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे। वी हैव सीन दैट टुडे मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन टू अस। ओके, एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, उससे ज्यादा बहुत सारे हैं। Okay. Initially, when the number of known carbon compounds was small, scientists named them in a variety of ways. जब स्टार्टिंग में इन लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कवर करते गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500, तो वो लोगों ने अलग अलग वे में इसको नेमिंग किया था। नाउ दोज नेम्स आर कॉल्ड एज कॉमन नेम्स। ठीक है। वो टाइम पे ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं था, तो उस नाम को एक कॉमन वे में दिया था। ठीक है। और तभी किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि वी विल कम टू नो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो वो अभी कॉमन नेम हो गए उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द सोर्सेस ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 एल्केन्स, नेमली मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आर डिफरेंट। ठीक है। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसके चारों के सोर्सेस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे कि अभी सोहम ने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा था कि एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस को किसने डिस्कवर किया, तो इनके सोर्सेस, इनकी नामकरण की सोर्सेस या इनके डिस्कवरी के सोर्सेस चारों के भी डिफरेंट है। The names of alkanes thereafter were given from the number of carbon atoms in them। जिस केमिस्ट ने या जिस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, उन्होंने इसका नाम दे दिया। टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैविंग अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10। इसका मतलब है कोई भी आइसोमेरिक कंपाउंड, अभी आइसोमेरिक का मीनिंग मुझे मत पूछना, आई थिंक वो मैंने लास्ट सेशन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, सो आइसोमेरिक कंपाउंड जिसमें स्ट्रेट चेंज भी है, स्ट्रेट चेन भी है और ब्रांच चेन भी है। ओके, इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4H10 से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों वे में पॉसिबल है। ओके, तो द डिफरेंस एंड द इंटर रिलेशनशिप इन देम वाज इंडिकेटेड बाय नेमिंग एज N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आई ब्यूटेन। ठीक है। तो स्ट्रेट चेन को N ब्यूटेन बोला जाता था और ब्रांच चेन को आइसोब्यूटेन बोला जाता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10, लेकिन उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनको डिफरेंशिएट किया जाता था। ठीक है। कमिंग बैक हियर, नाउ वी हैव ड्रॉ 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। दिस आई थिंक यू कैन डू, राइट? उसके बाद गिव द नेम्स एन पेंटेन, 1 I पेंटेन एंड नियोपेंटेन। ये आई थिंक वी विल डू एज पर वी आर गोइंग अहेड।
ठीक है, फॉर नाउ वी विल नॉट फोकस ऑन दिस. Will come here, draw the possible structural formula having molecular formula C6H14. ये वाला भी हम कर लेंगे, ठीक है. सो इस पे अभी फिलहाल फोकस नहीं करते, फिलहाल फोकस करते हैं अंडरस्टैंड करने पे कि नोमेनक्लेचर सिस्टम किस लिए बनाया गया है. As the time progressed, the carbon compounds became very large in the number and their common names got confused. Okay, जिन साइंटिस्ट या जिन केमिस्ट ने इनको पढ़े थे, ring chain is also coming in a structural formula of isomeric compound. but इधर क्या होगा, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में ओपन सोर्सेस है, हमने इस पे बात की थी. रिंग चेन इज अ क्लोज सोर्स, रिंग में आप और ऐड नहीं कर सकते हैं, ब्रांच और स्ट्रेट चेन में आप ऐड कर सकते हो, राइट. वो ओपन सोर्स है, ठीक है. रिंग इज अ क्लोज सोर्स, वो रिंग एक बार बन चुकी तो बन चुकी, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, राइट. जैसे आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े थे, रिंग स्ट्रक्चर कौन सा था कार्बन कंपाउंड का, इफ यू रिमेम्बर. प्रीवियस स्टैंडर्ड में अगर आप याद कर रहे हो, रिंग स्ट्रक्चर कोई था कार्बन कंपाउंड का. फुलरीन याद है? नो, फुलरीन याद है कार्बन का. डायमंड वॉज क्या बोलते हैं, डायमंड वॉज ब्रांच स्ट्रक्चर. ओके, डायमंड वॉज ब्रांच स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट वॉज ब्रांच स्ट्रक्चर, और आपका फुलरीन था वो रिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है. यस, सो दैट इज हाउ इट इज. ये इसका एक्सटेंशन है, इसमें और डिटेल में बताया गया है उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने ये तो पढ़ लिया कि कार्बन के कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है. इधर हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन को क्यों दिया गया और कार्बन को इतना वर्सेटाइल क्यों कंसिडर किया गया, ठीक है. एज अ टाइम प्रोग्रेस, द कार्बन कंपाउंड्स बिकेम वेरी लार्ज इन द नंबर एंड देयर कॉमन नेम कॉज्ड कंफ्यूजन. A need was felt to have a logical system acceptable to all the naming, to all for naming the carbon compound. ठीक है. अब जैसे जैसे यहाँ के साइंटिस्ट और यहाँ के केमिस्ट ने पढ़ा कार्बन के बारे में, कहीं ना कहीं उन्होंने सिमिलर नाम दिया, उनको नाम भी नहीं मिल रहे थे क्या नाम देना है, और कभी कभी वो स्टडी में जाते 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 वो कंफ्यूज खुद ही हो गए कि कॉमन नेम से अगर जाना जाए तो कैसे जाना जाए. तो इन लोगों ने क्या किया, उसको एक लॉजिकल एक्सेप्टेबल नाम देने की जरूरत समझी कि भाई ये ब्रांच चेन है, इसको लॉजिकल नाम दिया जाए, इसको कॉमन नेम से इसका काम चलेगा नहीं और वो रेलेवेंट भी नहीं होगा, ठीक है. तभी डिस्कवरी आई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम की. ओके, तभी डिस्कवरी आई कि एक यूनियन बना लेते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या फिर एक सेट, क्या बोलते हैं, एक सेट, व्हाट यू कॉल इट, एक सेट क्राइटेरिया बना लेते हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होगा. और उसी क्राइटेरिया को बताया गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC. This was put forth a nomenclature system based on structure of the compounds. ठीक है, तो IUPAC का काम क्या था, स्ट्रक्चर के ऊपर उसका नामकरण को अप्रूवल देना, एंड इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये किया गया था कि इसी नेमिंग सिस्टम को पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा, सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग अप. क्योंकि किसी किसी ने अपने रीजनल लैंग्वेज में उसको नाम दिया था, किसी ने अपने फॉरेन लैंग्वेज में उसको नाम दिया था, किसी किसी को प्रोनाउंस करना, किसी किसी को टाइप करना, लिखना बहुत मुश्किल होता था. तो आईयूपीएसी ने एक सेट लैंग्वेज रखी जिसमें उसका नाम दिया जाएगा कंपाउंड का, और वो वर्ल्ड में कॉमनली यूज हो जाएगा. There is a provision in the system for giving a unique name to all the carbon compounds. Not only all the carbon compounds, हर एक elements, कोई भी चीजें related to chemistry, उनको एक unique name system दिया जाएगा. Since यहाँ पे हम carbon compound की बात कर रहे हैं, हम carbon compound के बारे में ही पढ़ेंगे. Let us see how some straight chain carbon compounds containing one functional group are given IUPAC name, and let us also see their common names. ठीक है, इसके कॉमन नेम्स के ऊपर से इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे हुआ वो अभी देखेंगे. देयर आर 3 यूनिट्स इन आईयूपीएसी.
नेम ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड, जैसे कि पैरेंट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स. दीज आर अरेंज इन द नेम एज फॉलो. ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, प्रीफिक्स, पैरेंट नेम और सफिक्स. ओके, ये आप रिजेंबल अगर कर पा रहे हो तो आप अपने नाम से रिजेंबल कर पाओ. आपका नाम, पेरेंट का नाम और आपका लास्ट नेम या सरनेम जो भी आप बोलते हो, राइट. प्रीफिक्स मतलब पहला नाम, बिफोर योर पेरेंट नेम. ओके, उसके बाद जिस जनरेशन से वो कार्बन कंपाउंड बिलोंग करता है. और सफिक्स मतलब वो उसका लास्ट वाला पार्ट. ओके, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो. So IUPAC name is given to a compound on the basis of name of its parent alkane. ओके, पैरेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर या पैरेंट एल्केन के ऊपर इसको इसका नाम दिया जाता है. द नेम ऑफ द कंपाउंड is constructed by attaching appropriate suffix and prefix to the name, okay, of the parent alkane, and the steps in IUPAC nomenclature of straight chain carbon compounds are as follow. फिलहाल हम straight chain के बारे में देखेंगे. तो उसका नामकरण कैसे होगा, इस तरह से होगा. ये स्टेप्स फॉलो होते हैं. स्टेप नंबर 1, draw structural formula, okay, with straight chain compound and count the number of carbon atoms in it. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सभी को पता है कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से बॉन्ड्स ऐड करके. द एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज पैरेंट एल्केन. ओके, अगर इसके पैरेंट मतलब एल्केन इसमें जो भी प्रेजेंट है, बेस इसकी चीजें जो जो ऐड होती जा रही है, वो उसका पैरेंट एल्केन होगा. ओके, ऑफ द कंसर्न कंपाउंड. राइट द नेम ऑफ दिस एल्केन. इसका एल्केन का हम नाम लिखेंगे. In case the carbon chain of the concerned compound contains double bond, जैसे कि इधर फिफ्थ और सिक्स्थ केस में. ओके, अगर वो दोनों भी अपने हाइड्रोजन और कार्बन के एटम को शेयर कर रहे हैं, अनस्टेबल है. अगर जिसको पता नहीं है स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, वो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. ठीक है, जस्ट टू रिवाइज, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं कार्बन एटम. ठीक है, तो इन केस ऑफ कार्बन चेन ऑफ कंसर्न्ड कंपाउंड कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, चेंज द एंडिंग ऑफ पैरेंट नेम टू एन एंड टू इन. ओके, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ई एन होगा, ट्रिपल बॉन्ड आया तो वाई एन ई होगा. ठीक है, अगेन आई रिपीट, अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका पेरेंट नेम आ जाएगा. आई जस्ट हाईलाइट विद डिफरेंट कलर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर आप इसका सिंगल बॉन्ड देख रहे हो तो इसका लास्ट में एंडिंग रहेगा एन से. अगर इसका डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका लास्ट का एंडिंग रहेगा इन से. और इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका लास्ट का एंडिंग रहेगा वाइन से, दैट इज एल्काइन. ओके, इसलिए यहाँ पे कहा गया है, इन केस ऑफ कार्बन चेन ऑफ कंसर्न कंपाउंड कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, चेंज द एंडिंग ऑफ द पैरेंट नेम फ्रॉम एन टू इन. If carbon chain in the concerned compound contains triple bond, change the ending from parent name from ane to wine. Okay, इस तरह से. यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? आगे बढ़े स्टेप नंबर 2 से. ठीक है, गुड. गोइंग टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 अभी क्या बताता है, IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम का. If structural formula contains a functional group, replace the last letter E from the parent name by condensed name of functional group as a suffix. Suffix मतलब बाद में. ठीक है, एंड में. तो जो एंड में लास्ट में ई रहेगा, ओके, वो फंक्शनल ग्रुप के नाम के साथ जुड़ जाएगा लास्ट में. एक्सेप्शन किस किस का है? The condensed name of functional group halogen is always attached as a prefix. Halogen रहेगा तो वो prefix होगा, बाकी सब suffix में आएंगे स्टेप नंबर 2 में. ठीक है, इसके लिए हम टेबल देखेंगे 9.19. तो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द टेबल 9.19. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रहे हो, ये इसका
प्रीफिक्स है, ये आप बता सकते हो इसका ओरिजिनल। इसके बाद ये सफिक्स जो इधर यहाँ पे है ये अल्कोहल है। ओके, तो लास्ट में ई जो है ये ओएल से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, इसलिए बनेगा इथेनॉल, पेरेंट सफिक्स। ठीक है, इसमें पेरेंट प्रीफिक्स नहीं होगा। ओके, क्लोरीन ब्रोमीन ये दोनों भी हैलोजेन्स है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों भी हैलोजेन्स है। कैसे पता चला हैलोजेन्स है? आपके पी टेबल से यहाँ पे कैन यू सी हैलोजन वाला ग्रुप 17, क्लोरीन ब्रोमीन, अगर आयोडीन भी आया, फ्लोरीन भी आया, इनमें से कोई भी इसके साथ जुड़ना चाहेंगे स्टेप नंबर 2 में। ओके, इसमें से कोई भी इसके साथ जुड़ना चाहेंगे स्टेप नंबर 2 में। ओके, तो ये प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब इथेन नाम के आगे लगेंगे। ओके, और इथेन के पीछे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो है तो इसलिए ये बनेंगे क्लोरोइथेन। ब्रोमीन है तो ये ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरोइथेन हो जाएगा, फ्लोरीन, बिकॉज वो भी एक हाइलोजन है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? आई एम कमिंग बैक टू यू। Okay, why halogens are always attracted or attached as a prefix and not suffix? इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। As we go ahead with the steps, I will tell you. ठीक है? Okay. Do not worry, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक, लेट अस गो अहेड। ये तो था हमारा, बाकी सब आप लोग समझ रहे हो राइट यहां तक? गोइंग बैक तो स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 था। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स लगेंगे, हैलोजन को छोड़ के बाकी सब सफिक्स होंगे। ठीक है, हैलोजन आएंगे तो वो प्रीफिक्स हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर द कार्बन एटम्स। ठीक है, इन कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। Assign the number 1 to carbon in the functional group CHO or COOH if present. Otherwise, the chain can be numbered in two directions. अगर अगर आपके चेन में ये दोनों प्रेजेंट है तो वहां से आपका नंबरिंग 1 शुरू होगा। अदरवाइज आप नंबरिंग दोनों डायरेक्शन से कर सकते हैं, except that the numbering which gives smaller number to the carbon carrying the functional group. In the final name, a digit number, okay, that is numeric, and a character letter, okay, alphabet should be separated by small horizontal line. ओके, इसके लिए हम टेबल 9.20 देखेंगे। यूजुअली क्या होता है, नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ कार्बन चेन कंटेन ओनली 2 कार्बन एटम्स। ओके, जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला होगा तो वहां पे नंबरिंग की जरूरत नहीं होती है, बट मोर देन 2 कार्बन एटम्स रहेंगे तो आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेट अस गो टू टेबल 9.20 जो वो बता रहे हैं। दिस इज स्टेप नंबर 3, 9.20। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका 2 नंबरिंग्स ऑफ द कार्बन चेन है। ठीक है, एक यहाँ से स्टार्ट होगा C1 C2 C3, 3 कार्बन एटम है और OH जुड़ा हुआ है, या पीछे से भी स्टार्ट होगा C1 C2 C3। ठीक है, बोथ द नंबरिंग्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हो गया हमारा OH है, इसका मतलब इथेनॉल है। ठीक है, सो यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, क्योंकि सेकेंड वाले कंपाउंड के साथ आपका अल्कोहल जुड़ा है, तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ये प्रोपेन का है। ओके, आपके सेकेंड वाले ग्रुप के साथ अल्कोहल जुड़ा है इसलिए 2 लिखा है, एंड OL लिखा है, मतलब अल्कोहल का ग्रुप है। ठीक है, लाइकवाइज इट इज फॉर दिस ऑल्सो, सेकेंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इफ यू सी दिस, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आपको इधर नंबरिंग करनी है। हमने यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरह से नंबरिंग कर ली है, C1 C2 C3 C4 C5, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
और ये है राइट से लेके लेफ्ट तक। आपके फोर्थ यहाँ पे फोर्थ है राइट, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ दोगे जहां पे जुड़ना चाहिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आपने पीछे से चालू किया है तो आपको 2 क्लोरोपेंटेन होगा। क्लोरोपेंटेन का मतलब क्या है, क्लोरो पीछे जुड़ना चाहिए ना, यहाँ पे अल्कोहल पीछे जुड़ा, ये आगे क्यों जुड़ा, कोई बता सकता है? स्टेप नंबर 2 याद करो। थर्ड कार्बन कार्बन को नहीं लगा सकते क्या, OH ग्रुप नहीं लगा सकते थर्ड कार्बन को OH ग्रुप। ओके, यहाँ पे आपका OH ग्रुप जो है 2 के साथ है, यहाँ पे देखिए इधर है ना, इसके नीचे, तो हम उस स्ट्रक्चर में भी वैसे ही रखेंगे। अगर ये CH इसके नीचे होता तो हम थर्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगाते। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे पूछोगे कि आप फोर्थ कार्बन एटम के साथ क्लोरीन क्यों नहीं जोड़े, आपने सेकेंड कार्बन एटम के साथ क्लोरीन क्यों जोड़ा। ओके, तो इसमें एक कैच और ये भी है कि आप नियरेस्ट कार्बन एटम के साथ क्लोरीन जोड़ के फिर उसका फॉर्मूला बनाओगे, नॉट द फार्देस्ट कार्बन एटम। इतना समझा आप सभी को, हम नियरेस्ट कार्बन एटम लेंगे, दूर वाला नहीं लेंगे। स्कूल जाते वक्त हम नियरेस्ट रास्ता लेते हैं ना स्कूल पहुंचने के लिए, जितना हो सके शॉर्टकट लेते हैं राइट, या हम रो गोल घूम के जाते हैं। बस इसका लॉजिक वही है। ठीक है, ऑल राइट, कमिंग बैक हियर, तो हमारे पास 2 क्लोरोपेंटेन है। अब ये बताओ पेंटेन क्लोरो क्यों नहीं है, ये 2 क्लोरोपेंटेन पहले क्यों आया है? स्टेप नंबर 2 याद करो। एनीबडी हिंट मैंने दे दिया है, आई वांट आंसर, मुझे आंसर चाहिए इसके लिए। जैसे ऊपर प्रोपेन 2 ऑल है, वैसे नीचे पेंटेन 2 क्लोरो क्यों नहीं है, 2 क्लोरोपेंटेन क्यों है? जल्दी बताइए फास्ट, वी डोंट हैव टाइम। अगर आपको क्लास एक्सटेंड करनी है तो आप अपना टाइम ले लीजिए। वेरी गुड दिशांत, एक्सेलेंट। क्योंकि क्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप को बिलोंग करता है। यस सोहम, एक्सेलेंट। हैलोजन प्रीफिक्स में अटैच होता है, तो हमारे यहाँ पे क्लोरीन भी प्रीफिक्स में अटैच हो गया, इसलिए 2 क्लोरोपेंटेन हो गया। ठीक है, एक्सेलेंट। अभी ये तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, नियरेस्ट हमने कार्बन एटम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, पर यहाँ पे हमने नियरेस्ट वाला ले लिया जो कि 2 है, तो पेंटेन 2 ओन। ओके, दैट इज ऑक्सीजन का। अब आते हैं हम आगे, ये आपका स्टेप 3 का क्लैरिफिकेशन था। Some more steps are required for writing IUPAC names of the compounds having more complex structure। अगर ये तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर था जिसका स्टेप 3 में ही काम हो गया। अगर आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेंगे, बड़े बड़े चेन्स रहेंगे, ठीक है, उसमें और भी ज्यादा आपके एलिमेंट्स अटैच्ड रहेंगे अलग अलग ग्रुप के, तो और भी स्टेप्स को रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स सच एज ब्रांचिंग, कार्बन रिंग्स, जो अभी आप थोड़ी देर मुझे पहले पूछ रहे थे कार्बन रिंग का कैसा होगा, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद हेट्रोसाइकल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। स्टडी ऑफ दीज यू विल बी इंक्लूडेड इन फर्दर स्टैंडर्ड्स। अगर आप आगे जाके केमिस्ट्री लेते हो तो इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। हेट्रोसाइकिल क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, ब्रांच चेन में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन रिंग का फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, at the same time also keep in mind that there is a practice of using common names of carbon compounds which are frequently used in laboratory। ठीक है, अगर आप लेबोरेटरी में आपने नोटिस किया है किसी भी केमिकल को, तो उनका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है IUPAC नेम, और नीचे ब्रैकेट में कॉमन नेम लिखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। In table 9.19 shows the common names and structural formula of few carbon compounds. Complete the table by writing their IUPAC name in the third column। तो हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेस के ऊपर, ठीक है, IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम कौन सा वाला, ये वाला, जहाँ पे आपका कौन से नंबर पे कंपाउंड ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, उसका पेरेंट ने ये क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, पेरेंट नेम से डिराइव हुआ प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स। ठीक है,
सो आई थिंक ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हम आगे बढ़े? आप ट्राई कर लीजिए कंप्लीट करने का, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट ओके? मैं इसे होमवर्क दे दूं आपको? यस, ठीक है, ओके। Halogen always attached in prefix. Okay. Ma'am, what is the benefit of IUPAC nomenclature system in our day-to-day life? For what purpose it is helpful to us? For example, समझ लीजिए मैं गुजरात से हूँ, समझ लीजिए मैं बंगाल से हूँ, ठीक है। मैंने अपनी बंगाली में इसका नाम रख लिया, कार्बन कंपाउंड का, लेटर से मीथेन का नाम मैंने कुछ रख लिया बंगाली में, ठीक है। अब वो मेरा रिसर्च लेके मैं मुंबई आती हूँ, मुंबई आने के बाद वो रिसर्च में प्रेजेंट करती हूँ आपको, ठीक है। आपकी मुंबई की लैंग्वेज में या अपनी महाराष्ट्र की लैंग्वेज में हम मीथेन को कुछ और बोलते हैं, कि आपको बंगाली नेम फॉलो होगा, आप बोलोगे ये क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना, उसका स्ट्रक्चर बताना, उसको और डिटेल में बताना। इज इट लॉजिकल टू यूज दैट नेम रीजनल लैंग्वेज वाला? या समझ लीजिए मैं स्वीडन से आई हूँ, या समझ लीजिए मैं स्विट्जरलैंड से आई हूँ, ठीक है, मैंने स्विट्जरलैंड वाला नेम, स्विस नेम यहाँ पे यूज किया, आपको फॉलो होगा? नो। दैट इज द रीजन हम आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज करते हैं। ये आईयूपीएसी नेम्स जो होते हैं ये पूरी वर्ल्ड में कॉमनली यूज होते हैं यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है वो कॉमन होता है, इंग्लिश में रहेगा। जैसे कि आप अगर पी टेबल देखोगे, मैं आपको ओरिजिनल पी टेबल बताती हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? पी टेबल वाला मैंने स्विच किया तो विजिबल था? यस, यस, ठीक है। पी टेबल विजिबल था ना, स्विच किया तभी? अगर आप इस पी टेबल को नीचे जाके देखोगे ना, आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, ये इंग्लिश में है। जो आपका ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था वो कौन सी लैंग्वेज में था? वो था लैटिन में, ठीक है। इसीलिए इनके सबके जो स्टार्टिंग वाले नाम है, इसके जो अल्फाबेट्स है सब लैटिन नेम से रिलेटेड है। अगर आप लिथियम को देखेंगे, Li, नेट्रियम जो कि सोडियम है, Na, इसलिए आपका सोडियम एस से स्टार्ट नहीं होता है, एन से स्टार्ट होता है, Na। पोटेशियम है केलियम, के से स्टार्ट होता है। अब ये अगर मैं यूज करूंगी, ठीक है, लैटिन नेम वर्ल्ड वाइड, तो आप बोलोगे अरे ये केलियम है क्या, मैंने तो पोटेशियम पढ़ा था, केलियम कैसे आया? लैंथेनाइट्स को लैंथनीदा बोलते हैं लैटिन में, एक्टिनाइट्स को एक्टिनीदा बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप को हेलोजेनिका बोलते हैं। तो क्या ये आपको अंडरस्टैंडेबल रहेगा? क्या ये आपको अंडरस्टैंडेबल रहेगा अगर मैं लैटिन नेम हर बार यूज करूंगी? यस, इट इज बीन यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड, करेक्ट। तो ना लैटिन, ना डच, ना इस्पानिया, कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन रहेगी, और वो कॉमन नेम जो आईयूपीएसी ने दिया हुआ रहेगा वो वर्ल्ड में हर जगह यूज होगा। आप लोग अपना रीजनल नेम यूज कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे पहला वाला नेम आपका आईयूपीएसी रहेगा, ठीक है। तो आपके लेबोरेटरी में अगर कोई फॉरेन के प्रोफेसर आ जाए विजिट करने के लिए, तो उनको फॉलो हो कि आपने एक्सपेरिमेंट कौन से केमिकल यूज करके बनाए हैं या कौन से एलिमेंट्स को यूज करके बनाए हैं। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े हम। ये टेबल मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप ट्राई कीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमारे लिए इस बार 10th स्टैंडर्ड में 3 स्टेप्स काफी है आईयूपीएसी को, आईयूपीएसी नेम पढ़ने के लिए, ठीक है। आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, अगर आप केमिस्ट्री लोगे तो आप बाकी के स्टेप से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कंबशन। ओके, कंबशन में क्या होता है? लेट अस फर्स्ट लुक एट द कंबशन एज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। We have seen in the previous standard that carbon in the form of various allotropes. Children, मुझे बिल्कुल भी कोई चैट में पूछेगा नहीं एलोट्रोप्स क्या होता है, ये लास्ट सेशन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ओके,
हाँ, आप अपने आईयूपीएसी नेम बना सकते हो सोहम, लेकिन उसके लिए मान्यता आईयूपीएसी सिस्टम की होनी चाहिए। उसके लिए आपकी डिस्कवरीज जो होती है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कॉपीराइटेड होनी चाहिए, तो आपकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम एक्सेप्ट होगी। अगर आपने अपना नाम बना दिया, जैसे कि जीन, जॉन, ऐसे कोई एलिमेंट का नाम रख दिया और आप बोलोगे ये नाम से पुकारो उस एलिमेंट को, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पे स्पेसिफाई करना होता है, आईयूपीएसी के सामने अपनी थीसिस या अपना पेपर रखना होता है कि आपने उसको नाम क्यों दिया। ठीक है, और ये स्पेसिफिक नेम देने का लॉजिकल रीजन बताओ। ओके, जैसे कि हमने स्टेप्स में देखा, स्टेप 2 में देखा प्रीफिक्स कभी लगता है, सफिक्स कभी लगता है। स्टेप 3 में हमने देखा कि नियरेस्ट कार्बन एटम जो नंबरिंग सिस्टम है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, नंबरिंग दोनों साइड से करते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो नियरेस्ट नंबरिंग रहेगा वो एक्सेप्ट किया जाता है। राइट, तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो और फिर आप नंबर देते हो अपनी डिस्कवरी को जो प्रीवियसली किसी ने यूज नहीं किया है, तो आपका एक्सेप्ट होगा आईयूपीएसी नेम। ओके सोहम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंबशन, we have seen in the previous standard that carbon is a form of various allotropes. ओके, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? कार्बन के अलग अलग रूप। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में एलोट्रोप्स पढ़े थे। कोई बता सकते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड? वेरी गुड सोहम, डायमंड। दूसरा एलोट्रोप कौन सा पढ़ा था आपने 9th स्टैंडर्ड में? दूसरा रूप कौन सा था? फुलरीन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। वेरी गुड सोहम, गुड ऑब्जर्वेशन। ग्रेफाइट, एक्सेलेंट सोहम। डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रोप्स है, कार्बन के अलग अलग रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे वी है ओके। इसके बाद एलोट्रोप्स ऑन इग्निशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडरगोज कंबशन टू एमिट हीट एंड लाइट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो वो इग्नाइट होते हैं कार्बन, और वो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रोड्यूस करते हैं। राइट, जैसे कि अगर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, डायमंड को अगर आप 800 डिग्री पे हीट करोगे, सिर्फ 800 डिग्री पे, ओके एंड अबव, तो ही डायमंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रोड्यूस करेगा। 800 डिग्री के नीचे वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, डायमंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल ओनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, 800 डिग्री पे वो भी। ठीक है, hydrocarbons as well as most of the carbon compounds undergoes combustion in the presence of oxygen to emit heat and light and form carbon dioxide and water as a common products. Some of the combustion reaction are as follows. यहाँ पे कुछ reaction है। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो हीट और लाइट एमिट करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोल्यूशन। राइट, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो हीट फील होती है। राइट, गरम गरम हवा आने लगती है। होली का सीजन समझ लो, होली के टाइम पे जब होली जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कार्बन ऐड होता है ना एनवायरनमेंट में। और कैसे ठंडी के सीजन से एकदम सडन चेंज होके गरम गरम फील होता है। राइट, आर यू रिलेटिंग चिल्ड्रन? जी, तो ये आपका हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस करता है। अभी यहाँ पे मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस, वाटर वेपर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इथेनॉल, जो इथेनॉल जो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है नेल पॉलिश रिमूवर, इथेनॉल। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ फ्यूज होके बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट। ठीक है, तो इसको कंबशन बोलते हैं। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या फील होता है। ठीक है, प्रोपेन इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। जो हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी सिलेंडर वाली गैस, इसमें क्या है? प्रोपेन मिलता है विच इज कंबस्टिबल कंपोनेंट। ओके, इसमें हम ये अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हमें कुछ अपैरेटस और कुछ केमिकल्स लगेंगे। ठीक है, सो शैल वी गो अहेड? व्हाट इज द टाइम? 8:45, राइट?
ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, इतना सही है आई थिंक। हाँ, बस इतना है। ठीक है, हम लोग ये कंप्लीट करते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं। इज दैट ओके? हम ये वाला कंप्लीट करके फिर स्टॉप कर देते हैं। यस चिल्ड्रन, चलेगा? Why unsaturated carbon compound give yellow flame during combustion? ओके, आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो है वो डबल बॉन्ड शेयर करते हैं। डू यू अग्री विथ मी सोहम? हम्म, ठीक है। आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है वो सिंगल बॉन्ड शेयर करते हैं, करेक्ट? आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड भी शेयर करते हैं, राइट? यानी कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है उनके पास अपने पार्टनर्स है या उनके जो जोड़ियां है वो सेटिस्फाइड है, करेक्ट? लाइक उनके पास अभी देने लेने के लिए कुछ स्पेस नहीं बची है, तो कंप्लीटली कंबस्ट होंगे और ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। रही बात अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, उनके पास ले दे के वो वैसे भी अपने कार्बन कार्बन एटम शेयर करते हैं या हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं यूजिंग डबल बॉन्ड, राइट? यानी कि एक कार्बन एटम बाजू वाले कार्बन एटम का भी हाइड्रोजन शेयर करेगा और बाजू वाला कार्बन एटम दूसरे वाले कार्बन एटम का भी हाइड्रोजन शेयर करेगा। डू यू अग्री विथ मी? तभी जाके ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, राइट? अनसैचुरेटेड होते हैं, करेक्ट? जब ये अनसैचुरेटेड होते हैं और ये जब भी कंबर्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके पास बोलते हैं ना बाई प्रोडक्ट कंप्लीटली कंबस्ट होने के लिए या कंप्लीटली क्या बोलते हैं डिग्रेड होने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही अपने बॉन्ड्स को शेयर कर रहे हैं। ओके, तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनकी फ्लेम येलो बन जाती है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है और साथ में धुआं भी निकलता है। हम्म, इसीलिए हमारे जो कुकिंग गैस है उसमें से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन चूल्हे में से धुआं निकलता है, राइट? ओके, ठीक है, आगे बढ़े चिल्ड्रन। ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर स्टॉप करते हैं। हमारे पास अपैरेटस है बंसेन बर्नर, कॉपर गॉज, मेटल प्लेट एक्सेट्रा। केमिकल्स हमें जो लगेंगे वो है इथेनॉल, एसिटिक एसिड, नेप्थलीन। प्रोसीजर क्या है यहाँ पे? प्लेस वन ऑफ द अबव केमिकल्स, ओके, इथेनॉल या एसिटिक एसिड या नेप्थलीन, ये केमिकल को प्लेस करो, ओके, वन बाय वन, 3 से 4 ड्रॉप और अ पिंच। ठीक है, अगर वो पाउडर है तो पिंच भर और अगर वो लिक्विड है तो 3 से 4 ड्रॉप ऑन अ क्लीन कॉपर गॉज एट अ रूम टेम्परेचर। होल्ड इट ऑन द ब्लू फ्लेम ऑफ द बंसेन बर्नर एंड ऑब्जर्व। ठीक है, अगर आप उसमें ऑब्जर्व करते हो स्मोक या सूट इज सीन टू फॉर्म ड्यू टू द कंबशन। नाउ होल्ड अ मेटल प्लेट ऑन द फ्लेम when substance is undergoing combustion. Does it deposit any collected does any deposits are collected on the plate? जो आपके कॉपर की प्लेट है, अगर उसके ऊपर डिपॉजिट कलेक्ट होता है इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, अगर कोई डिपॉजिट कलेक्ट नहीं होता है इसका मतलब कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, विच कलर और कोई कलर का डिपॉजिट है? रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर अदर केमिकल्स इन द अबव लिस्ट। इन द एक्टिविटी अबव इथेनॉल इज सैचुरेटेड। वाई डज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? नेफ्थलीन जो है इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल है वो सैचुरेटेड है, नेफ्थलीन है वो अनसैचुरेटेड है। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। अगर आप एलपीजी को नोटिस करोगे अपने कुकिंग गैस को तो उसकी ब्लू कलर की फ्लेम एकदम क्लीन होती है, राइट? ब्लू, प्योर ब्लू होती है। ठीक है, while unsaturated carbon compounds burn with yellow flame and release back smoke। जैसे मैंने अभी सोहम को क्लैरिफिकेशन दिया, वो ना ही येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं बट स्मोक को भी रिलीज करते हैं, जैसे कि चूल्हा, राइट? चूल्हा फूकते वक्त येलो कलर की फ्लेम होती है, ओके, और वो स्मोक रिलीज करती है, बट आपका कुकिंग गैस यूज करते वक्त स्मोक रिलीज नहीं होता है और ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम होती है, राइट? यानी कि हम पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वहां पे। गॉट इट? ठीक है, इट इज द ब्लैक स्मोक ड्यू टू विच द डिपॉजिट ऑफ ब्लैक सोट गॉट कलेक्टेड ऑन द मेटल प्लेट। ओके, तो अगर जैसे कि मेटल प्लेट पे ब्लैक कलर का डिपॉजिट कलेक्ट हुआ है तो ब्लैक सूट है,
Comparison of molecular formula indicates that the proportion of carbon is larger in the unsaturated compounds than in saturated compounds. ठीक है, जब भी कार्बन अपने एटम्स या अपने बॉन्ड को शेयर कर नहीं कर पाता है किसी और के साथ, ठीक है, और मजबूर हो जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने पे, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन को रिपीट नहीं होना पड़ता है, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन को रिपीट होना पड़ता है, राइट? एज अ रिजल्ट, some unburned carbon particles are also formed during the combustion of unsaturated carbon compound. ठीक है, जो कि कार्बन रिलीज करते हैं और वो कंप्लीटली उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। while in the flame, these hot carbon particles emit yellow light and therefore flame appears yellow. However, if oxygen supply is limited, a yellow flame is obtained by combustion of saturated compounds as well. ठीक है? Light a Bunsen burner, open and close the air hole of the bottom of the Bunsen burner by means of movable ring around it. Okay? तो जब भी आप रिंग मूव करोगे बंसेन बर्नर का, जो आपका लेबोरेटरी बर्नर है, ठीक है, वहां पे नोटिस करो कि कभी ब्लू फ्लेम आती है, कभी येलो फ्लेम आती है। वो रिंग आपको हेल्प करती है कि कभी आपके कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीटली बर्स्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन फॉर इनफ ऑफ गैस टू बर्न। अगर ऑक्सीजन कम है और आपकी गैस बहुत ज्यादा एमिट हो रही है, तो येलो कलर की फ्लेम आएगी और उसमें से धुआं भी निकलेगा। तो ये कंबशन प्रोसेस सभी को क्लियर है? जब भी आपकी ब्लू फ्लेम आती है, ऑक्सीजन इज इनफ प्रेजेंट ओवर देयर, सोहम। ओके, ऑक्सीजन होती है लेकिन इनफ होती है कंप्लीटली कंबस्ट करने के लिए। ओके, और जब आपकी येलो फ्लेम आती है, तो ऑक्सीजन इनफ नहीं हो पाता है कंप्लीट कंबशन के लिए, इसलिए वो येलो फ्लेम बताती है। ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन ज्यादा होता है। वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। किसी और को क्वेरीज है? वेरी गुड सोहम, आई एम रियली लाइकिंग आप क्वेरीज पूछ रहे हो एंड यू आर मेकिंग दिस सेशन इंटरैक्टिव। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है? आज युग ने मुझे कुछ नहीं पूछा। लास्ट टाइम युग के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। चलो, एनीवेज, प्रीवियस सेशन देख लो। Okay, and we will meet again in the next session. Bye, everybody. Have a good weekend. Tata. Good night. Bye. Halogens are always attached in prefix. Okay. जो halogens होते हैं, okay, अगर आप halogen की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो halogens जो होते हैं वो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ओके, विच आर वेरी डेलिकेट। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको इस, आई होप आई कैन शो दैट। आई होप आई कैन शो दैट। एनीवेज, हाइड्रोजन का रिएक्शन जो होता है, ठीक है, वो कार्बन कंपाउंड के साथ इस तरह से होता है कि वो ज्यादा करके सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कार्बन कंपाउंड्स नेगेटिव है और हेलोजेंस भी नेगेटिव है, बट उनके डेलिकेट नेचर की वजह से, ओके, उनको प्रीफिक्स करके यूज किया जाता है, विच डिपिक्ट्स दैट पहले हेलोजन रिएक्ट होते हैं, फिर कार्बन रिएक्ट होते हैं। ठीक है, सो हम ये मुझे नेक्स्ट सेशन में याद दिलाना। आई शेयर वन इमेज रिलेटेड टू हैलोजन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आपको वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट रिमाइंड मी बिफोर वी बिगिन सेशन नेक्स्ट टाइम। चलो, बाय एवरीबॉडी। एनी अदर क्वेरीज? नो? चिल्ड्रन, you may leave the class. Mayur, Sahil, Soham. Okay, okay, Soham. Bye. Maitreya, you may leave. Yukan, Dishant, please leave. Bye bye. Bye.
हेलो। हेलो।